हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का जीएस फौजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सामान्य परिचय। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सुपर टेट हो, राजस्व लेखपाल हो या यूपीपी हो, वीडियो हो, आपको इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का सामान्य परिचय से। देखिए, जो भी आज मैं बताने वाला हूँ परिचय में, यहाँ से आप लोगों को कम से कम 4 से 5 प्रश्न प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलेंगे। और जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, एक कहानी के रूप में आप लोग को सुनना है। केवल बस आपको सुनना है ध्यान से कि एक कहानी चल रही है। तो कहानी हमारी शुरू होती है उस समय से जब भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था और उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ करता था वो था धनानंद। और उसी समय सिकंदर नाम का एक शासक सभी देशों को बारी बारी से जीतता हुआ चला आ रहा था। कहानी के रूप में बस केवल इसे सुनिएगा। सिकंदर बारी बारी से एक एक शासक को हरा करके और राज्य को जीतता हुआ चला आ रहा था। उस समय आज का जो पाकिस्तान है, उस समय सब भारत में था। आज का जो पाकिस्तान है, उस समय पर पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में एक महान ही थे, बहुत ही बुद्धिमान टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। ये जो आप लोग एरिया देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो आचार्य चाणक्य वहाँ पर टीचर थे। तो जैसे अमूमन सभी के 2 नाम तो होते ही हैं, उसी प्रकार चाणक्य के भी 3 नाम थे। कौन कौन से? तो एक आचार्य चाणक्य के दोस्त ने कहा, जरा अपना आधार कार्ड दिखाइए। तो आधार कार्ड जब चाणक्य का देखा गया तो उनके आधार कार्ड पर नाम देखने को मिला आचार्य चाणक्य। आधार कार्ड पर आचार्य चाणक्य। फिर उनका पैन कार्ड पर नाम देखा गया तो लिखा था कौटिल्य। पैन कार्ड पर नाम था कौटिल्य और उनकी माँ उन्हें प्यार से विष्णुगुप्त कहकर बुलाती थी। तो इस प्रकार चाणक्य के 3 नाम। उसी समय पर नंद वंश का शासन था और राजा था धनानंद। तो विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए, भारत को बचाने के लिए यह ज़रूरी था कि भारत एक अखंड देश बन जाए, ताकि सभी राजा एक साथ मिलकर के विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करें। तो ये बात समझाने के लिए आचार्य चाणक्य गए धनानंद के दरबार में। धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। धनानंद के दरबार में गए, कहा कि सुनो यार, ऐसा है कि सिकंदर आ रहा है और भारत जो है अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि हम सभी के बिखराव का, हम सभी रियासतों के बिखराव का सिकंदर फ़ायदा उठाए। और अब समय आ गया है कि भारत एक अखंड भारत के रूप में उभरे, ताकि विदेशी आक्रमणकारियों से हम सभी मिलकर के, सभी रियासतें मिलकर के उसका सामना करें।
धनानंद को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि उस समय भारत में सबसे ताकतवर कोई शासक था तो वो नंद वंश था, धनानंद था। तो ये बात धनानंद को समझ नहीं आई और उन्होंने भरे दरबार में आचार्य चाणक्य की बेइज्जती कर डाली। अब सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी के सामने बेइज्जती कर दी, तो ईगो हर्ट हो गया आचार्य चाणक्य का, और उन्होंने ठान लिया, उन्होंने ये प्रण किया कि बेटा चंद्रगुप्त को मैं लाऊंगा, मतलब एक मैं ऐसा शासक लाऊंगा जो तुम्हारी गद्दी लेगा, और सिकंदर को तो बाद में निपटेंगे, पहले हम तुमको निपटाएंगे। तो आगे की कहानी जैसा सभी को पता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, मौर्य वंश की स्थापना की और फिर धनानंद को पराजित किया। ये सारी कहानी आगे की आप लोग को पता है। तो फिर जब ये सब कुछ हो गया, तब चाणक्य ने एक दिन बैठे थे, चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य आ गए, राजा बन गए सब कुछ, तो एक दिन चाणक्य बैठे थे और उन्होंने पुरानी बातें याद की कि यार मुझे याद है कि धनानंद ने बहुत ही बेइज्जती मेरी की थी, हालांकि उसका मैंने बदला ले लिया, लेकिन वो बेइज्जती उसने क्यों की थी? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एक राजा को किस प्रकार अपने राज्य पर शासन करना चाहिए, अपनी प्रजा से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए चाणक्य ने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र में राजतंत्र के बारे में पूरी जानकारी दी हुई थी। इस अर्थशास्त्र को आज के अर्थशास्त्र से बिल्कुल भी रिलेट मत करिएगा। ये अर्थशास्त्र किताब का नाम था। इस किताब में एक राजा को किस प्रकार अपनी प्रजा से व्यवहार करना चाहिए, अपने प्रदेश पर राज करना चाहिए, कैसी नीतियाँ होनी चाहिए, ये सारी बातें लिखी हुई थी। तो एक प्रश्न यहाँ से आपका बनता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका उत्तर होगा चाणक्य। अगर ऑप्शन में चाणक्य नहीं है, कौटिल्य होगा, तो कौटिल्य उत्तर सही होगा। अगर कौटिल्य भी नहीं दिया है तो विष्णुगुप्त दिया होगा। इन तीनों में से कोई एक नाम दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बना कि अर्थशास्त्र नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आचार्य चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो एक प्रश्न आपका ये बन गया। आगे चलते हैं। अब देखते ये हैं कि चलिए वो तो अर्थशास्त्र एक किताब हो गई। अब जो आज का जो अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, वो क्या है? तो उसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए 2 भाई हैं, एक का नाम है सोनू, दूसरे का नाम है मोनू। तो सोनू और मोनू 2 भाई थे और दोनों के पास मान लीजिए 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। तो 100 रुपए सोनू को उनके पिताजी ने दिए और 100 ही रुपए मोनू को भी उसके पिता ने दिए और बोले कि जाओ अपनी ज़रूरतों के अनुसार इन्हें खर्च कर दो। तो सोनू गया सब्जी मंडी, वहाँ से उसने 20 रुपए की सब्जी ली, 30 रुपए का तेल लिया और गैस सिलेंडर लिया 50 रुपए का। तो सोनू की ये 3 ज़रूरतें थी, उसने इन 3 ज़रूरतों पर अपने 100 रुपये खर्च कर दिए। मोनू की बात आई तो मोनू थोड़ा सा फुकरा टाइप का लौंडा था, तो उसने क्या किया कि 30 रुपये मस्त फिल्म देखी और फिल्म देखने के साथ साथ 20 रुपये के पॉपकॉर्न खाए, 20 रुपये की कोका कोला पी डाला, 20 रुपये के गोलगप्पे खाए और 10 रुपये के कुरमुरे खाए। तो 100 रुपये मोनू ने खर्च कर दिए। तो हुआ क्या कि सोनू के पास भी 100 रुपये थे और मोनू के पास भी 100 रुपये थे, लेकिन सोनू की ज़रूरतें कुछ और थी और मोनू की ज़रूरतें कुछ और थी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरतें मतलब ये है कि इच्छा, सोनू की इच्छाएं कुछ और थी और मोनू की इच्छाएं कुछ और थी, सोनू की इच्छाएं कुछ
और थी, लेकिन संसाधन तो एक ही था ना। 100 रुपये सोनू के पास भी थे, 100 रुपये मोनू के पास भी थे। संसाधन तो सीमित ही है ना, 100 रुपये सोनू के पास भी हैं, 100 रुपये मोनू के पास भी हैं। तो हुआ ये, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है कि सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था है। भाई सीमित संसाधनों का, सोनू के पास भी 100 रुपये थे, मोनू के पास भी 100 रुपये, तो ये सीमित संसाधन है ना, सीमित हैं, 100 रुपये ही थे। और असीमित इच्छाएं, भाई सोनू की कुछ और इच्छा थी, मोनू की कुछ और इच्छाएं थी। तो सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं में वितरण का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ तक ये आप बात को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। देखिए साल था 1776 का, साल था 1776 का, और एक उस समय पर लड़का बहुत ही फेमस था। उस लड़के का नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था उस लड़के का? एडम। तो हुआ ये कि उस समय पर जो भी शॉपकीपर हुआ करते थे, तो उनको जोड़ घटाना थोड़ा सा कम आता था कि हमने कितना पूंजी लगाया, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, ये समझ नहीं आता था। तो हर कोई एडम को बुलाता था कि भैया एडम मेरा थोड़ा कैलकुलेशन कर दो, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, क्योंकि एडम पढ़ा लिखा लड़का था। तो एडम सबके कैलकुलेशन सभी के करता था कि कितना किसका प्रॉफिट हुआ, कितना किसका जो है नुकसान हुआ। तो ऐसे करते करते एडम कभी किसी के दुकान पर, कभी किसी के दुकान पर दौड़ा करता था, परेशान हो गया। तो उसने क्या किया कि एक किताब ही लिख डाली, एक किताब लिख डाली। उस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। लिख डाली और सभी से बोला देखो ऐसा है, इसको पढ़ डालो, तुम सब लोग खुद जान जाओगे, मुझे बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एडम ने कौन सी किताब लिखी? वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिख दी। और इसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण थीं। जैसे पहली बात उसने बताई कि श्रम ही लागत है। क्या है? श्रम ही लागत है, पहली बात। दूसरी बात बताई कि बाजार एक अदृश्य हाथ है। पहली बात क्या बताई? कि श्रम ही लागत है। और दूसरा ये बताया बाजार एक अदृश्य हाथ है। और भी कई सारे पॉइंट्स थे, जैसे अर्थशास्त्र, धन संपदा एकत्र करने का विज्ञान, ये भी बताया। लेकिन ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब उसने किताब लिख डाली तो उसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। कौन? एडम स्मिथ। तो यहाँ से आपको दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है। पहला प्रश्न था कि अर्थशास्त्र नामक किताब के लेखक कौन थे? तो आचार्य चाणक्य। दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है, यहाँ से दूसरा प्रश्न ये बनता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो वो हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब आता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तो देखिए, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर और एक होता है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। तो पहले में ये जो बंद अर्थव्यवस्था और जो खुली अर्थव्यवस्था है, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर। इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग को देखने हैं। जैसे बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखिए बंद अर्थव्यवस्था का मतलब, जैसे नाम से ही बंद, मतलब कि कोई भी देश अगर किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं कर रहा है, मतलब मान लीजिए भारत में ना तो आयात हो ना तो निर्यात हो, तो उसे क्या कहेंगे? एक बंद अर्थव्यवस्था। मतलब ना तो इंपोर्ट हो ना एक्सपोर्ट हो, ना तो इंपोर्ट हो ना ही एक्सपोर्ट हो। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात।
तो ना तो आयात हो कोई भी वस्तु, ना ही निर्यात हो, तो वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसकी विशेषताएं हैं, जैसे बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कुछ विदेशों से जब कोई वस्तु, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी जब नहीं आ रहा है, तो अर्थव्यवस्था घरेलू पर ही, मतलब अपने ही देश की अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर रहेगी। तो जो बंद अर्थव्यवस्था है यह घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का कोई असर नहीं होता है। भाई अगर हमारे देश में किसी भी दूसरे देश से कोई वस्तु ना ही आ रही है, ना ही यहाँ से बाहरी देशों में कुछ जा रही है, तो चाहे पड़ोसी देश में चाहे कुछ भी हो, बम गिरे, बाढ़ आए, युद्ध हो, कुछ भी हो, हमसे कोई मतलब नहीं। जैसे अभी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो कई देशों पर अर्थव्यवस्था का बुरा प्रभाव पड़ा है। भारत पे भी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि भारत विदेशों से भी बिजनेस करता है, मतलब आयात होता है, निर्यात भी होता है। अगर हमारे देश में ना तो आयात होता ना ही निर्यात होता किसी अन्य देश से, तो जो युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन का, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता। तो बंद अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का कोई भी असर नहीं होता। नंबर 2, यह अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। जैसे उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया क्यों? हालांकि उत्तरी कोरिया ऑफिशियली तो हम कह सकते हैं कि बंद अर्थव्यवस्था है, लेकिन सभी जानते हैं कि उत्तरी कोरिया चीन से कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से बिजनेस करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मान सकते हैं कि उत्तरी कोरिया बंद अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अमेरिका सहित जितने भी अन्य देश हैं उन्होंने उत्तरी कोरिया पर सैंक्शंस लगा रखे हैं कि कोई भी देश ना तो आयात करेगा ना ही निर्यात करेगा। तो उत्तरी कोरिया को हम एक बंद अर्थव्यवस्था मान सकते हैं। 1991 से पहले भारत को भी एक बंद अर्थव्यवस्था माना जाता था। 1991 से पहले जो हुआ, क्या थी कहानी, वो हम आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को पता चलेगी। अब आती है कि खुली अर्थव्यवस्था। चलिए अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं कि 1991 से पहले भारत को बंद अर्थव्यवस्था क्यों माना जाता था। देखिए, भारत पर 1947 तक अंग्रेज़ों ने राज किया। जब देश आज़ाद हुआ तब भारत के नेताओं ने निर्णय लिया कि ऐसा है कि विदेशी कोई भी कंपनी हम भारत में आने ही नहीं देंगे। जो भी बिज़नेस जिसको भी करना हो अपने ही देश का होना चाहिए, विदेशों से हमें कोई लेना देना नहीं। ना तो हम आयात करेंगे ना ही हम निर्यात करेंगे, क्योंकि 250 साल पहले भी एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने कहा था कि हम तो केवल भाई बिज़नेस करेंगे, लेकिन 250 साल तक हम पर राज किया। तो इसीलिए हम किसी भी बाहरी देशों के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ ना तो निर्यात करेंगे ना ही आयात करेंगे, किसी प्रकार कोई बिज़नेस नहीं होगा। लेकिन 1991 में भारत में एक आर्थिक भुगतान संतुलन समस्या आई, जिसके बाद से ही भारत में एलपीजी रिफॉर्म आए और विदेशी कंपनियां भी भारत में आनी शुरू हुई। तो इस प्रकार से 1991 से पहले भारत को हम एक बंद अर्थव्यवस्था मानते थे। अब बात आती है खुली अर्थव्यवस्था की। तो खुली अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होंगे, मतलब चीज़ें आयात भी होंगी और निर्यात भी होंगी, आयात भी होंगी और निर्यात भी होंगी। जैसे कि भारत खुली अर्थव्यवस्था है, इंपोर्ट भी होते हैं वस्तुएं, एक्सपोर्ट भी होती हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर पड़ता है। भाई जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो हमारे देश पर की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है उसका, और यह घरेलू और साथ साथ विदेशी बाज़ार पर भी अर्थव्यवस्था हमारी निर्भर है। हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू कंपनियों के साथ साथ विदेशी बाज़ार पर भी निर्भर रहती हैं। जैसे एग्जांपल भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, ये सारी खुली अर्थव्यवस्था है। अब इसके बाद आता है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। कौन कौन सी? नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अच्छा, इसकी कहानी ये है कि फ्रांस में जब क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी, फ्रांस में जब क्रांति हुई तो वहाँ पर एक नारा दिया गया। वो नारा था लेसेज फेयर। क्या नारा था? लेसेज फेयर। लेसेज फेयर का मतलब ये था लीव मी एलोन, मतलब हमें अकेला छोड़ दो, हमें अकेला छोड़ दो। ये एक उस समय नारा चला, एक स्लोगन था फ्रांस की क्रांति में कि लीव मी एलोन, मतलब लेसेज फेयर। ये क्यों कहा गया? क्योंकि ताकि जो सरकार है, वो जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता वहाँ के लोग चाहते थे अपने बिजनेस को ले करके। तो उन्होंने नारा दिया लेसेज फेयर। तो इसमें ये हुआ कि लोगों ने सरकार से कहा कि भैया आप ऐसा करिए, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम अपना बिजनेस अपने नियमों के अनुसार चलाएंगे, हमें आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए। मतलब ये हुआ कि जो निर्णय बिजनेस को लेकर के, जो डिसीजंस सरकार लिया करती थी, अब वही निर्णय वहाँ के नागरिक स्वयं लेने में सक्षम हुए। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, और वहाँ जो निर्णय थे वो वहाँ के नागरिक स्वयं लेते थे। तो अब जब कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो सारे निर्णय खुद लेगा, भाई कोई बिजनेस क्यों करता है? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। तो सभी लोग क्या किए? खुद के लाभ के लिए काम करने लगे। फिर अब खुद के लाभ मतलब जैसे कोई बिजनेसमैन है तो क्या करेगा भाई? अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है, जितना लूट पाए उतना लूटने का प्रयास करता है जनता को। ठीक, तो इसकी विशेषताएं क्या की? विशेषता नंबर 1 इसकी ये हुई कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से पहचानना होगा कि कौन सा नहीं है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? नंबर 1 कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वयं के लाभ के लिए कार्य होता है, मतलब नागरिक स्वयं के लाभ के लिए कार्य करेंगे। नंबर 2, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, सरकार का, क्योंकि क्या बोला गया था? लेसेज फेयर, मतलब लीव मी एलोन। किससे छुटकारा पाना चाहते थे? सरकार से छुटकारा पाना चाहते थे। तो सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं। नंबर 2, अब जब सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब कि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा कि अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा, संसाधनों का दोहन अधिक होगा। मतलब अभी आप अगर भारत की बात कीजिए, अगर सरकार सभी बिजनेसमैन को छूट दे दे कि आप अपने हिसाब से काम करिए, हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है बहुत ज़्यादा दोहन होगा। भाई प्लास्टिक का खूब कस के यूज होगा। प्लास्टिक एक ऐसी धातु जो सस्ती भी होती है और काफ़ी मजबूत भी होती है, तो इस वजह से प्लास्टिक का खूब कस के यूज होगा, और जो कि हमारे प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। खूब सारा खनिजों का दोहन होगा। तो इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दोहन ज़्यादा होता है। अगला विशेषता ये है कि उपभोक्ता के पास विकल्प होंगे। भाई अगर मार्केट में मान लीजिए, जैसे मार्केट में टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है, ये सारी कंपनियां हैं। तो अगर आपको जियो का
नेटवर्क पसंद नहीं आ रहा है, आप एयरटेल पे चले जाइए। आपको एयरटेल का नेटवर्क नहीं समझ में आ रहा है तो आप वोडाफ़ोन पे चले जाइए या बीएसएनएल पे चले जाइए। तो इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के पास विकल्प ज़्यादा होते हैं। अब चूँकि कई सारी कंपनियां हैं, आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, तो इसलिए आविष्कार अधिक होंगे। जैसे एक ऐड आप लोगों ने देखा होगा, टूथपेस्ट का आता था कि क्या आपके मंजन में नमक है। उसके बाद एक नया ऐड शुरू हुआ कुछ महीनों बाद कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ नीम है। तो क्या हुआ कि आविष्कार हुआ। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आविष्कार अधिक होते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उपभोक्ता को सर्वे सर्वा माना जाता है। उपभोक्ता क्या है? माई बाप है। उपभोक्ता क्या है? माई बाप है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक कार्य को अधिक इनाम मिलता है। मतलब जो कोई भी बंदा, जो कोई भी एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए ज़्यादा कार्य करेगा उसे ज़्यादा इनाम मिलेगा। मतलब प्रमोशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो अधिक कार्य को अधिक इनाम मिलता है। और एक कंपनी का जो एकाधिकार है वो थोड़े समय के लिए रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए अभी कोई एक ही कंपनी मार्केट में हो, मान लीजिए केवल एक कंपनी हो, जियो, बस केवल एक कंपनी। तो अगर केवल एक ही कंपनी है तब तो भाई हमें मजबूरी है कि हम जियो का ही सिम लेंगे, उसका नेटवर्क यूज़ करेंगे। हम मजबूर हैं, मतलब उसका भी एकाधिकार है। लेकिन वहीं दूसरी कंपनी अगर खुल जाए, एयरटेल आ गई, तब कोई बात नहीं, हमें अगर जियो का रिचार्ज महंगा पड़ रहा है तो हम एयरटेल का करा लेंगे। तो जियो कंपनी का थोड़े समय के लिए अधिकार रहा ना, पूरे समय के लिए तो एकाधिकार था नहीं, थोड़े समय के लिए एकाधिकार था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी एक कंपनी का एकाधिकार थोड़े समय के लिए रहता है। और लेसेज फेयर नीति, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो ये इसकी विशेषताएं हुई। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब एक प्रश्न जो आपको काफ़ी देखने को मिलता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। तो कौन है? वही लड़का जिसने वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब लिखी थी। कौन था वो? वो था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, समाजवादी जैसे नाम में ही है, समाजवादी मतलब जो समाज के कल्याण पर कार्य करे। इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमें समाज के लोगों का कल्याण करना है, उनकी सहायता करनी है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी? नंबर 1, सरकार का हस्तक्षेप अधिक होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे कि भारत है, भारत में एक बिजनेस करने के लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, मतलब सरकार का हस्तक्षेप होता है। दूसरा कि निजी संपत्तियों का अधिकार नहीं होता। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप खूब संपत्तियां खरीदते चले जाओ फिर सरकार कुछ कर ही ना पाए। जैसा कि संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था मौलिक अधिकार, लेकिन बाद में, जैसा पॉलिटी में आप लोग पढ़ेंगे कि जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे अमेंडमेंट करके मौलिक अधिकार से हटा करके एक लीगल राइट कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता। तीसरी, उपभोक्ता के पास विकल्पों की स्वतंत्रता नहीं होती। भाई ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। जैसे पहले शुरू के टाइम पर केवल एक कंपनी हुआ करती थी, वो थी बीएसएनएल, और कोई कंपनी नहीं थी। लोग क्या करते थे, बात करनी है तो भाई बीएसएनएल पर ही निर्भर हैं, बीएसएनएल का ही सिम लेना है। और याद होगा कि सिम लेने के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। 3 महीने बाद आपको सिम मिलती थी, फिर एक्टिवेट होने में टाइम लगता था। तो ये उपभोक्ता के पास विकल्पों की स्वतंत्रता नहीं होती है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अधिक कार्य को इनाम नहीं मिलता। भाई जैसे सरकारी कर्मचारी आप लोग देखे होंगे, वो चाहे दिन में 12 घंटे काम करे या दिन में 1 ही घंटे काम करे, उसको सैलरी उतनी ही मिलनी है।
कम आविष्कार होंगे। भाई हमारे पास सरकारी नौकरी है ही है, सरकार कौन सा हमें ज़्यादा पैसा दे रही है जो हम आविष्कार करें, इसलिए आविष्कार कम होते हैं, आविष्कार नहीं होते हैं यहाँ पर। एक कंपनी का पूर्ण अधिकार रहता है, जैसा कि अभी बताया जैसे BSNL का पूर्ण अधिकार हुआ करता था एक टाइम पर, आज नहीं है। अच्छा, ये जो पूर्ण अधिकार का मतलब क्या हुआ कि लाल फीता शाही, मतलब भैया हम ही हम हैं और कोई नहीं है, तानाशाही हमारी ही चलेगी, सिम लेना हो लो, BSNL की बात कर रहा हूँ, 3 महीने लगेंगे, लेना हो लो वरना जाओ। भाई भतीजावाज और भ्रष्टाचार भी इसमें बहुत होता है। फिर अमीर तथा गरीब में अंतर कम होता है। भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण। जैसे अभी भारत में राशन जो है लोगों को दिया जाता है, मार्केट से कम रेट में दिया जाता है, तो क्या है कि समाज कल्याण के लिए वो काम कर रही है। तो यहाँ पर अमीर और गरीब के मध्य में अंतर कम होता है, संसाधनों का दोहन कम होता है। भाई जब सरकार का नियंत्रण रहेगा तो कंपनी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन कम करेगी। फिर एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो वो है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। और उनकी किताब पूछी जाती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि दास कैपिटल नामक किताब के लेखक कौन है? तो वो कौन है? कार्ल मार्क्स। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 के 4 हो गए, 4 से 5 हो गए। पहला मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था नामक किताब किसने लिखी? चाणक्य ने। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बताया कि अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ। फिर क्या बताया मैंने कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब किसने लिखी? एडम स्मिथ ने लिखी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल नामक किताब किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने की। और जो मैंने विशेषताएं बताई हैं, अगर थोड़ा सा हाई लेवल का अगर प्रश्न बनाएगा तो विशेषताओं से प्रश्न पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इस प्रकार से अगर हाई लेवल का बनाएगा, थोड़ा सा कठिन अगर पेपर एग्जामिनर बनाएगा तो विशेषताओं से प्रश्न पूछ लेगा। अगला और आखिरी नहीं, अभी एक और है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित जैसे मिलिया जुला, यहाँ पे मिली जुली सरकार रहती है, मतलब निजी क्षेत्र भी होंगे और सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे। जैसे भारत क्या है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे निजी क्षेत्र भी हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी हैं। ठीक, यहाँ पे निजी क्षेत्र भी हैं और सार्वजनिक क्षेत्र भी हैं। तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अच्छा, मैंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल नहीं बताए। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल जैसे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण जैसे रसिया, वो USSR, रसिया जो आज का है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण भारत। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होंगे। उद्देश्य क्या होगा कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था? भाई निजी क्षेत्र क्या चाहते हैं? लाभ चाहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र समाज कल्याण के लिए। तो उद्देश्य क्या हो गया इसका? लाभ के साथ साथ समाज कल्याण। विशेषता क्या हो गई कि सार्वजनिक के साथ निजी उद्योगों का अस्तित्व। भारत में सार्वजनिक उद्योग भी हैं, जैसे भेल है, गेल है, ये सारे सार्वजनिक उद्योग हैं। और रिलायंस है और बिरला है, अंबानी है, अडानी ग्रुप, ये सारे निजी उद्योग भी हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कीमतों पर नियंत्रण, एकाधिकार पर नियंत्रण। एकाधिकार पर नियंत्रण का मतलब कि वही है कि अगर कोई कंपनी निजी उद्योग पर नियंत्रण रहता है, ये सब इसी के पॉइंट हैं कि सरकार अगर रहेगी,
मतलब अगर सार्वजनिक उद्योग हैं और निजी उद्योग भी हैं तो सरकार क्या करती है, सभी की कीमतों पर भी नियंत्रण। भाई ऐसा तो है नहीं कि कल को रिलायंस जियो अपना रिचार्ज जो है, जो अभी मान लीजिए 200 के आसपास जो आता है, 250 के आसपास जो आता है, वो कल को कर दे 1000। ऐसा नहीं है, सरकार का नियंत्रण भी रहता है कीमतों पर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है भाई। निजी क्षेत्रों को मतलब इसमें निजी क्षेत्रों को कुछ स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, लेकिन साथ साथ उन पर नियंत्रण भी रखा गया है। निजी संपत्तियों का अधिकार भी होता है। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार का नियंत्रण। सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार का नियंत्रण मतलब कि ये समाज के उद्धार के लिए अगर कोई अलग अलग जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो इसी की बात करती हैं कि सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार का नियंत्रण रहता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे पहले बताया कि यहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों उद्योग विद्यमान होते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो कौन है? कीन्स, जॉन मेनियार्ड कीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन गया। टोटल 5 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आखिरी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रकार ही है। समाज कल्याण इसमें भी होता है साम्यवादी में, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही एक प्रकार है, उसका ही एक जुड़वा भाई है। लेकिन अंतर ये होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में अगर सरकार ने कोई नियम बनाए हैं तो वो इतना ज़्यादा बाध्य नहीं है कि आप उसे फॉलो करिए ही करिए। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण के लिए सरकार जो भी नियम बनाती है उसे आपको फॉलो करना ही करना है। अगर फॉलो आप नहीं करते हैं तो उसके लिए सरकार कठोर नियम भी बनाती है। जैसे मान लीजिए भारत की बात कर लें कि नियम ये बनाया गया है कि जैसे अभी दिन के समय भी आप अपनी गाड़ी की जो लाइट है वो आप ऑन रखेंगे भाई, तभी तो जो आजकल जो बाइक्स आ रही हैं देख रहे होंगे उसमें परमानेंट लाइट जलती रहती है, बंद करने का कोई भी उसमें सिस्टम नहीं है। मतलब आप दिन के समय भी लाइट आपको जलानी है ताकि एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आ सके। लेकिन ये बाध्य नहीं है, बहुत से लोग सेटिंग करवा लेते हैं कि बंद हो जाए। और अगर पुरानी किसी के पास बाइक है तो वो लोग दिन में लाइट जलाते भी नहीं हैं। लेकिन यहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि अगर सरकार ने नियम बनाया है कि दिन के समय भी आपको बाइक की या गाड़ी की लाइट जलानी है तो आपको जलानी ही जलानी है। अगर आप नहीं जलाई, आप पकड़े गए तो कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान है। ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था। मतलब इसमें डंडे मार मार के आपसे नियम को फॉलो कराया जाता है समाज कल्याण के लिए। तो इसका उदाहरण जैसे चीन है। चीन एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ तक आपका ये परिचय पूरा हुआ, अर्थव्यवस्था का परिचय। यहाँ से जो मैंने 5-6 जो क्वेश्चन बताए हैं वो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से। तो इस प्रकार ये एक चैप्टर आज कंप्लीट हुआ और आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो दोबारा फिर देख लीजिएगा। कुछ खास नहीं है, बस जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम इसके आगे अगले वीडियो में शुरू करेंगे। इसके बाद 5 ईयर प्लान शुरू करेंगे, पंचवर्षीय योजनाएं, और इस तरीके से बताऊंगा कि सभी के सभी पंचवर्षीय योजनाएं डेट के साथ में याद हो जाएंगी। ये गारंटी है कि डेट के साथ में आपको याद होंगी पंचवर्षीय योजनाएं। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू, धन्यवाद।